I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is causes of poverty in India. We are going to discuss about the poverty with reference to underdevelopment of the Indian economy, and then we will discuss the poverty with reference to unequal distribution of income. Let us discuss the causes of poverty in India, and we will discuss the poverty with reference to underdevelopment of Indian economy and poverty with reference to unequal distribution of income in Indian economy. So first I am taking the poverty with reference to underdevelopment of Indian economy कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो अंडर डेवलपमेंट है, उसमें उस वजह से यहाँ पे गरीबी है। उसके सपोर्ट में जो पॉइंट्स हैं वो पहला पॉइंट है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। इंडिया में जो नेशनल प्रोडक्ट है या नेशनल इनकम है वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से हमारी नेशनल इनकम कम है और इसीलिए हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी कम है, जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम है। और इंडिया की पर कैपिटा इनकम इतनी कम है कि यूएनओ के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से इंडिया इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम होना भी एक गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट पॉइंट इज लो रेट ऑफ ग्रोथ। तो इंडिया में जो जीडीपी ग्रोथ रेट भी है वो भी काफ़ी कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज और एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अगर हम प्लानिंग पीरियड की बात करें तो उस समय जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है वो लगभग 5% रहा है और उस समय में जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है वो लगभग 2% रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2%। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो पर कैपिटा इनकम है हमारे देश की वो लगभग 3% बढ़ी है बस। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम है उसकी वजह से भी इंडिया में जो पॉवर्टी है उसमें वृद्धि हुई है, वो बढ़ी है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो लो रेट ऑफ ग्रोथ है मतलब हमारा जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो एज कंपेयर टू पॉपुलेशन वो काफ़ी कम है और उसके जो गेन्स हैं एक तरह से जीडीपी ग्रोथ रेट के वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उसका असर नहीं दिखता इकोनॉमी में क्योंकि पॉपुलेशन साइज काफ़ी बड़ा हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। तो इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही रैपिड स्पीड पे बढ़ी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है और ये जो पॉपुलेशन राइज में तेज़ी आई है इसका मेन कारण है कि इंडिया में जो डेथ रेट्स हैं वो काफ़ी कम हुई हैं। अगर हम 1941 से 51 के बीच की बात करें तो इंडिया में जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन था इट वाज 1% ओनली, लेकिन 1991 से 2001 के बीच में ये ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो था इट वाज 2.1%। तो इसी तरह से अगर हम पॉपुलेशन की जो टोटल फिगर है उसके हिसाब से बात करें तो इंडिया में 91 में लगभग 85 करोड़ पॉपुलेशन थी और जो 2011 में 121 करोड़ हो गई थी। और अगर हम अब 2020 की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के बारे में बात करें, जो अभी प्रोजेक्शंस हैं 2021 का जो सेंसस रिपोर्ट आएगी, तो प्रोजेक्टेड जो हमारी पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि मतलब हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है इंडियन इकोनॉमी पर और जितना ज़्यादा हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन होगा उसमें डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ेगा। जैसे अगर हम आज देखें पॉपुलेशन में तो नंबर ऑफ जो एज्ड पर्सन हैं या नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं वो सारे डिपेंडेंट ही तो हैं।
तो डिपेंडेंसी जो बर्डन है वो भी बढ़ता है, और उससे एक तरह से जो गरीबी है वो और ज़्यादा बढ़ती है, खास करके ऐसे सेगमेंट में जहाँ पर इनकम काफ़ी कम जो है वो लेवल है इनकम का, या कह सकते हैं कि जहाँ जिस सेगमेंट में इनकम कम है और डिपेंडेंसी रेशो ज़्यादा है, वहाँ पर जो पॉवर्टी है ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। तो जैसा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इंडिया में प्लानिंग पीरियड में जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 5% था, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वो 2% था। तो इसको हम रफली इस तरह कह सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो सिर्फ 3% ही रहा। मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट का जो एक इम्पैक्ट दिखना चाहिए था इकोनॉमी में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कम है, बट पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन की जो डिमांड है या जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में वो ज़्यादा हो जाती है, जबकि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाती है। तो जब एग्रीगेट सप्लाई कम हो, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो, तो नेचुरली है कि जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है। तो एक लंबे समय तक जो है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल जो है वो इंडिया में बना रहा, और उससे गरीबी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि कीमतें बढ़ने से जो हमारी रियल इनकम है या रियल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड है वो कम होती चली जाती है, और जो लोग ऑलरेडी ही गरीबी रेखा के लगभग थोड़ा सा ऊपर हैं वो फिर इन्फ्लेशनरी स्पाइरल की वजह से जो है वो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं, और जो ऑलरेडी ही पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनको और ज़्यादा जो है वो सफ़र करना पड़ता है, उनको और ज़्यादा लंबे समय तक उनको नुकसान उठाना पड़ता है, वो वंचित रह जाते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है, उनके लिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कम हो जाती है। तो वो लंबे समय तक जो है वो लोग एक तरह से गरीब बने रहते हैं, क्रॉनिक पॉवर्टी का वो शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया में बहुत लंबे टाइम से क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट रहा है और साथ में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी रहा है। तो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो लोग लंबे समय से जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स हैं कि जिनको काम ही नहीं मिलता है, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग भी नहीं है, लैंड रिसोर्सेज भी उनके पास नहीं है, तो बेरोजगार हैं, लंबे समय से बेरोजगार हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार है, काम तो है उनके पास लेकिन वो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको वर्ष में बहुत कम दिन काम मिलता है, या उनके जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है वो बहुत कम है, या फिर वो अपनी स्किल सेट के हिसाब से या टैलेंट के हिसाब से उनको काम नहीं मिला है, वो अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जब अनएम्प्लॉयमेंट हो तो उससे पॉवर्टी का बढ़ना जो है वो डेफिनेटली एक तरह से कंपल्शन है, या वो बढ़ेगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसा है नहीं, रोजगार नहीं है तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो फिर पॉवर्टी होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि कुछ डाटा का रेफरेंस लें तो 2011-12 में इंडिया में जो रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड लोग थे इट वाज 2.45 करोड़, लगभग 2.45 करोड़ लोग जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड थे, जो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था। जो अनरजिस्टर्ड थे उसका डाटा नहीं है। इट फर्दर इंक्रीज टू 4.83 करोड़ टिल दिसंबर 2014। और ये जो अनएम्प्लॉयड जो रजिस्टर्ड लोग हैं इनका डाटा लगभग 4.83 करोड़ था टिल द एंड ऑफ दिसंबर 2014। और अभी अगर हम 2019-20 की बात करें तो अभी लगभग 4.3 करोड़ लोग जो हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, लेटेस्ट 4.3 करोड़, इतने लोग हमारे इंडिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं।
इतनी सारी बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी होगी तो नेचुरली है गरीबी भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल डेफिशिएंसी। इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसके हिसाब से जो कैपिटल बढ़ना चाहिए था उसमें बहुत कमी है। मतलब हमारे देश में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पूरे देश की वो बहुत ही कम है, और जो कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल फॉर्मेशन है, ये हमारे देश में मतलब हाईली डेफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बहुत ही कम है। और जब किसी भी देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी लो होती है या कैपिटल स्टॉक कम होता है, तो नेचुरली है कि उस इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है। और जब लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो उससे क्या होगा, उससे हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी बढ़ेगी उस चीज़ से। सो जैसे मैंने कहा कि इंडिया में लैक ऑफ कैपिटल है, लैक ऑफ मशीनरीज है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स है, उसकी वजह से लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी की भारी कमी है, और इसी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम है। और जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो नेचुरली है कि हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी इकोनॉमी में रहेगा। सो दिस वाज द कैपिटल डेफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। तो हमारे देश में जो एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी भी कमी है, और जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए एफिशिएंट एंड स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में इनकी भारी कमी है। तो इसलिए हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसमें एक मोमेंटम नहीं आ पाया, हम उसको लाने में फेल हो गए, और इसी वजह से जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है वो बढ़ी है। हम उस प्रॉब्लम को टैकल करने में फेल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो योग्य और कुशल उद्यमी हैं उसकी भारी कमी है। नेक्स्ट पॉइंट इज आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। हमारे देश में जो सोशल स्ट्रक्चर भी है या जो हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बहुत सारी ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस से भरा हुआ है हमारा समाज, और बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि कास्ट सिस्टम है या जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो हमें मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करने से रोकता है, जो समाज में डायनामिक चेंजेस लाने से रोकता है, और जिससे कहीं ना कहीं जो एक सोशल अनरेस्ट है वो भी क्रिएट होता है। एक सोशल अनरेस्ट रहेगा, हमारी आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस के सहारे हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि सोसाइटी जो है वो सोशल, जो आउटडेटेड हमारी जो थॉट प्रोसेस है या आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उससे हम आगे निकलें, उससे आगे बढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम एज अ सोसाइटी हम लोग ग्रो कर सकें और इकोनॉमिकली भी हम ग्रो कर सकें, और हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है वो उन्नत हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा है दो तरह का होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पावर जनरेशन है, और इसी तरह से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम एजुकेशन को लेते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज को लेते हैं, हाउसिंग सर्विसेज को लेते हैं। तो नो डाउट इंडिपेंडेंस के बाद इन चीज़ों में काफ़ी सुधार आया है, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों में वृद्धि नहीं हुई है। हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन अगर हम एज कंपेयर टू आवर पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट की बात करें, जिस तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ गई उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भारी कमी है। मतलब कि वो हमारे पास हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है सफिशेंट भी नहीं है।
ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पॉवर्टी का, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो नेचुरली है कि ग्रोथ प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होती है, लेकिन हमारे देश में इस चीज़ की भी कमी है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू आवर पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट। तो उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो है वो पॉवर्टी भारी संख्या में है। तो ये सब हमने जो कारण पढ़े, इसमें एक सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट यही निकल कर आता है, जो एक तरह से कंक्लूजन है कि जितने भी ये कारण हैं, इन सब कारणों का एक रूट कॉज है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए हमारे देश में गरीबी है। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है कि हम गरीबी को कम करने के लिए जनसंख्या को कम करें, या जो हमारी जनसंख्या जितनी हो गई है उस पर हम कंट्रोल लगाएं, भविष्य में हम जनसंख्या को ना बढ़ने दें। अदरवाइज इसके बहुत ज़्यादा घातक परिणाम जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। So let us discuss poverty with reference to unequal distribution of income. इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहा है वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल रहा है। उसमें हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रहा है। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसी भी तरह से सही नहीं है इंडिया में। और ख़ास करके ग्लोबलाइजेशन या एलपीजी पॉलिसीज़ के शुरू होने के बाद जो हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में खाई है वो और ज़्यादा गहरी हुई है। हालांकि सरकार ने टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को यूज़ करके काफ़ी हद तक इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ स्कीम्स ऐसी चलाई हैं जिससे कि जो एक तरह से गैप है बिटवीन द पुअर्स एंड द रिचेस, उस गैप को हम भर सकें, लेकिन इन सब चीज़ों में कोई सुधार होता हुआ नज़र नहीं आया है। अगर हम NCAER रिपोर्ट 2009-10 का बेस माने तो इंडिया में जो टॉप 20% पॉपुलेशन है उसके पास नेशनल इनकम का लगभग 53% है, और जो बॉटम की 40% पॉपुलेशन है उसके पास नेशनल इनकम का सिर्फ 15% है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है। और इसी तरह से अगर हम मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन के हिसाब से बात करें तो इंडिया में लगभग 1536 कंपनी जैसी हैं जो देश की सिर्फ 75 फैमिलीज के हाथ में हैं। मतलब सिर्फ 75 परिवार ऐसे हैं, 75 बिजनेस हाउसेज ऐसे हैं जिनके पास देश की लीडिंग 1536 कंपनी जिनके पास है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर जो है वो हो चुका है हमारे देश के अंदर। और जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ये सिर्फ एक तरह से पॉवर्टी को आज के लिए नहीं बढ़ाता है, बल्कि भविष्य में भी ये रिच और पुअर के बीच का जो डिवाइड है इसको और ज़्यादा गहरा करता है। क्योंकि जिसके पास इनकम है वो और ज़्यादा हायर लेवल ऑफ इनकम अर्न कर रहा है, वो और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर रहा है, लेकिन जो पुअर सेक्शन है वो 2 वक्त की रोटी के लिए वो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गैप है हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में, वो जो खाई है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है इंडिया में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का भारतवर्ष में। So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.